डियर स्टूडेंट, वेलकम्स यू। मैं रोहितास सिंह। और जैसा कि आप देख रहे हो कि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है कि उस पर भी बनाइएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है आपका, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पर। तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस सेट में बेटा। तो लगभग 77 या 78 क्वेश्चंस हैं और बेसिक से लेकर जो मॉडरेट लेवल होता है उस तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो पहले आपको बता दो बेटा कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं या नॉन रीन्यूएबल बोलते हैं। तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कोल की अगर हम बात करते हैं तो कोल क्या है बेटा, धीरे धीरे कोल क्या होगा आपका, अगर आप यूज करते चले जाओगे तो एक टाइम आएगा कि कोल आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही जो ऑयल है, ऑयल को अगर आप धीरे धीरे यूज करोगे तो वो फिनिश हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं ये होते हैं हमारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो एनर्जी हमारी रीन्यू होती रहती है। जैसे हमारा सोलर है तो सोलर तो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है ना। जैसे हमारा फॉरेस्ट है, तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज होते हैं ये हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रीन्यूएबल जिनमें एक साइकिल चलता रहता है आपका और नई एनर्जी हमें मिलती रहती है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वुड पहला ऑप्शन है। तो वुड तो आपका रीन्यूएबल होता है बेटा। वुड क्या होता है, पेड़ों से मिलता है और पेड़ क्या होते हैं, रीन्यू आपके होते रहते हैं। दूसरा है सन। ठीक है, तो सन से भी आपकी एनर्जी कंटिन्यूस मिलती रहती है। तीसरा है फॉसिल फ्यूल्स और चौथा है विंड। तो विंड भी आपकी कंटिन्यूस आपको मिलेगी, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो होंगे बेटा वो आपके रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, नॉन रीन्यूएबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर थोड़ा। अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स की बात करता हूँ तो फॉसिल फ्यूल्स बेटा वो फ्यूल्स होते हैं जिनको अगर हम बर्न करते हैं, अगर हम बर्न करते हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इनसे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फॉसिल फ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, तो अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स की बात करूँ तो देखिएगा फॉसिल फ्यूल्स को हम तीन कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तीन तरह के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं बेटा। एक सबसे पहला होता है आपका कोल। ठीक है, कोल को आप जब बर्न करते हो तो क्या होता है, हीट मिलती है और उस हीट से हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा बेटा होता है आपका ऑयल। ठीक है, ऑयल आपने देखा होगा जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कार वगैरह, ट्रक वगैरह में हम किसका यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं। तो ऑयल भी क्या होता है आपका, फॉसिल फ्यूल होता है, बर्न होता है और एनर्जी देता है। और तीसरा बेटा होता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस को भी जब बर्न करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो तीन तरह के आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बेटे बायोगैस प्लांट जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि हम जो विलेजेस के जो हमारे वो होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं उनको यूज़ करते हैं और काऊ वगैरह का डंक्स यूज करते हैं। तो मेन कंस्टिट्यूएंट बायोगैस का क्या होता है, वो होता है मीथेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, यानी जिससे कंटिन्यूस एनर्जी हमें मिल सकती है। तो अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बेटा वो होता है आपका सन। ठीक है, क्योंकि देखिएगा वाटर, वाटर क्या होगा, वाटर लेवल अगर आपका कम हो जाएगा तो वाटर की भी प्रॉब्लम होगी। यूरेनियम, यूरेनियम की खदानें होती हैं, यूरेनियम यूरेनियम 235 हम यूज करते हैं, 238 यूज करते हैं। तो वो भी क्या होगा आपका टाइम के साथ साथ फिनिश हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स आपके जैसे कोल हो गया और आपके नेचुरल गैस हो गए, ऑयल हो गया, ये सब क्या होंगे, टाइम के साथ साथ फिनिश होंगे। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा क्या होगा, वो होगा आपका सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए हाइड्रो पावर प्लांट,
इन ए हाइड्रो पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर 1 है पोटेंशियल एनर्जी पॉज्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी पॉज्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर। और नंबर डी, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिएगा बेटा, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर आपका एक डैम बना होता है जहाँ पर आप वाटर कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की क्या होती है, एक हेड होता है, यहाँ आपकी टरबाइन लगी हुई है, ये आपकी टरबाइन होती है, ठीक है। तो ये हाइट होती है आपकी एच। इस हाइट की वजह से वाटर में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। और जब ये वाटर फॉल करता है आपका ये, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी पॉज्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं बेटा, तो आपको पता है थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा कोल होता है, कोल को बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद हम उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट। वो हीट जो ब्लेड्स होते हैं उन पर हम स्ट्राइक करते हैं जिससे कि टरबाइन के ब्लेड घूमते हैं और फिर हमारा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो हम यूज करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल मैंने बताए थे आपको 3 तरह के होते हैं, कोल भी हो सकता है आपका, ठीक है, नेचुरल गैस भी हो सकती है और आपका ऑयल भी हो सकता है। तो फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं जिससे हमें हीट एनर्जी मिलती है और उस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, हीट एनर्जी, हीट को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, देन मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ये हीट एनर्जी किससे मिलती है, फॉसिल फ्यूल से। किससे मिलेगी, फॉसिल फ्यूल से। मैकेनिकल एनर्जी किससे मिलेगी, टरबाइन से मिलेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे मिलेगी, जनरेटर से मिलेगी, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, दैट इज फॉसिल फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसिड रेन हैपन्स बिकॉज। आपने एसिड रेन का नाम बेटा सुना होगा, तो एसिड रेन क्यों होगा, पहला ऑप्शन देखिएगा सन लीड्स टू हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, एसिड रेन का सन से कोई लेना देना नहीं है। नंबर बी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज डाइऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। दिस इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा बेटा कि जो आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, जैसे कार वगैरह होती है, बसेस होती हैं, ये सब क्या करते हैं, इनमें आपका फॉसिल फ्यूल जो ऑयल होता है वो बर्न होता है और वो एनवायरनमेंट में क्या छोड़ता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ता है और सल्फर के ऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है ना। इसी से ही हमारी जो एसिड रेन फिनोमिना होती है वो होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था वुड क्या होती है आपकी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होती है, सन भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है, विंड भी होती है। फॉसिल फ्यूल आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या होंगे, जैसे जैसे आप इनका यूज करोगे कुछ टाइम के बाद ये फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना, इनका कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कि सोलर कुकर का कौन सा पार्ट आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है। तो नंबर ए ऑप्शन है बेटा कोटिंग विद ब्लैक कलर इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो आपका हाउस होता है उससे आपकी हीट बाहर नहीं जा पाती है, तो जो ब्लैक कोटिंग हम करते हैं इनसाइड द बॉक्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू। देखिएगा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है अगर न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बेटा जो हमारा
जो फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल होता है, आपको पता है यूरेनियम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, U-235 हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ फ्यूल होता है, यूरेनियम होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको वेस्ट कैसे किया जाए, ठीक है ना, इसको डिस्पोज कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, कि इसको सेफली हम कैसे डिस्पोज करें, ठीक है ना। जैसे कोल वगैरह है बेटा, अगर और कोई मटेरियल है तो उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम को कैसे डिस्पोज करते हैं, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। देखिएगा जो ओशियन थर्मल एनर्जी होती है हमारी, वो किसकी वजह से होती है। नंबर 1 होता है एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव इन द ओशियन, बिल्कुल गलत है। सेकंड कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन, ठीक है। थर्ड कह रहा है प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन, और डी बोल रहा है टाइड्स अराइजिंग आउट इन द ओशियन, ठीक है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन। जो टाइड्स हमारे आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ओशियन के डिफरेंट लेवल्स पर जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से हमारे टाइड्स डेवलप होते हैं, और उसी को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू लीड एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन, कि कौन सी फॉर्म आपकी होती है जिसमें आपका लीस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। पहला है न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा है आपका थर्मल एनर्जी, तीसरा है सोलर एनर्जी, और डी है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। तो बेटा आपको सबको पता है कि सोलर एनर्जी आपकी ग्रीन एंड क्लीन होती है, इसमें कोई पोल्यूशन आपका नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अभी आप लोगों को बताया था मैंने, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है बेटा वो, सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इनएग्जस्टेबल का मतलब कि एग्जस्ट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये तो गलत है। देयर इज फाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। नंबर 3, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट्स आर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। वेस्ट फ्रॉम ए न्यूक्लियर प्लांट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। तो देखिएगा मैंने अभी बताया था कि जो न्यूक्लियर प्लांट का वेस्ट होता है उसको इजीली डिस्पोज नहीं किया जा सकता, तो ये तो गलत है। हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट्स आर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन आइडियली हम कह सकते हैं कि हाइड्रो एंड विंड एनर्जी जो होती है हमारी, उनमें कोई पोल्यूशन हमारा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट्स आर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर जैसे हमारा डैम है यहाँ पर, इसको हम वाटर फॉल कर रहे हैं, यहाँ पर ये टरबाइन है हमारी, तो अगर ये हाइट हम बढ़ा दें तो मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्यों, देखते हैं। नंबर ए, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो बेटा टेम्परेचर से तो कोई मतलब है ही नहीं इसका। लार्जर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, गुड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका हेड होगा तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। हाइट बढ़ने से क्या होगा, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वाटर की बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बेटा होती है हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें इनकरेक्ट देखना है, ध्यान रखिएगा बेटे, कभी कभी करेक्ट और इनकरेक्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसमें देखना इनकरेक्ट। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हार्नेस विंड पावर टू मिनिमम इन ओपन स्पेस। The potential energy content of wind blowing at high altitude is the source of wind power, ठीक है। Wind hitting at the blade of windmill causes them to rotate, the rotation thus
achieved can be utilized further. One possible method of utilizing the energy of rotational motion of the blades of windmill is to run the turbine of an electric generator. ठीक है, तो लास्ट के बेटा सी और डी तो बिल्कुल करेक्ट हैं, वो कह रहा इनकरेक्ट। द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट ऑफ विंड ब्लोइंग एट हाई एल्टीट्यूड इज सोर्स ऑफ, देखिएगा बी क्या है आपका, इनकरेक्ट है। वो किसकी बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ विंड, तो विंड की बेटा पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। आपको पता है कि ये विंड है, तो विंड तो बिलो होगी, किसी वेलोसिटी v से बिलो होगी, और जब वेलोसिटी v है तो इसका मतलब विंड में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट ऑफ विंड ब्लोइंग एट हाई एल्टीट्यूड इज सोर्स ऑफ विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का, विंड पावर का जो सोर्स होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, तो रीन्यूएबल की बात कर रहा, नॉन रीन्यूएबल की बात नहीं कर रहा बेटा। विंड भी आपका रीन्यूएबल है, टाइड्स जो ओशियन टाइड्स होते हैं वो भी आपका रीन्यूएबल है। जियोथर्मल हीट, मतलब जो अर्थ के अंदर हीट होती है उसको जियोथर्मल हीट बोलते हैं, वो भी आपका रीन्यूएबल है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। दीज ऑल आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जनरेट्स ऑल देयर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी। बेटा आपने देखा है इंडिया के अंदर हम दोनों तरह के सोर्सेज यूज़ करते हैं, रीन्यूएबल भी और नॉन रीन्यूएबल भी। मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो है, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट है, ये सारे कैसे हैं हमारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया में इनका ही है। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर पावर प्लांट है, आजकल बहुत फोकस गवर्नमेंट कर रही है सोलर पावर प्लांट पे। आपकी विंड पावर प्लांट है, ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट कर सकता है, करता है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट करता है। तो बेटा वो पहला कंट्री है आपका आइसलैंड, ध्यान रखना इसको। आइसलैंड में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, जैसे सोलर हो गया आपका, विंड हो गया, टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गए, ये सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है रीन्यूएबल एनर्जी ऑफन डिस्प्लेसेस कन्वेंशनल फ्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ठीक है, तो देखिएगा स्पेस हीटिंग में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, स्पेस हीटिंग में भी हम यूज़ करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक कार वगैरह यूज़ हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बेटा ट्रांसपोर्टेशन में हम जैसे आपकी बस हो गई, कार हो गई, इन सब में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, तो इनमें हम यूज करते हैं एथेनॉल। ध्यान रखिएगा कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल और फैट्स। देखिएगा जो बायोडीजल हम बनाते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं, तो एक उसमें प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। तो जो बायोडीजल हम प्रोड्यूस करते हैं किससे, बायोडीजल हम प्रोड्यूस करते हैं ऑयल और फैट से। तो जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। देखिएगा अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत गलती करते हैं, वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल को लगा देते हैं कि कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा देते हैं। मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, फोटोवोल्टाइक सेल में जो हमारा इनपुट होता है वो हमारी क्या होती है, सन एनर्जी होती है, जो सन रेज होती हैं, हीट एनर्जी होती है। वो हीट एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट होती है, हमारी केमिकल एनर्जी में। बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी में कौन सी एनर्जी मिलती है हमें, केमिकल एनर्जी, और उसके बाद वो कन्वर्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केमिकल एनर्जी। सबसे पहले फोटोवोल्टाइक सेल किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विंड्स आर स्ट्रोंगर एंड कांस्टेंट। किस रीजन में हमारी जो विंड होती है वो स्ट्रोंगर और कांस्टेंट होती है, तो डेजर्ट में तो नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। आपने देखा होगा डेजर्ट में कभी तो बहुत तेज़ी से हवा मिलती है आपको विंड, कभी बहुत कम वेलोसिटी के साथ। बी क्या है आपका, ऑफ शोर।
तो ऑफशोर जो रीजन होगा हमारा, वहाँ पर क्या होगी, विंड हमारी स्ट्रोंगर भी रहेगी और कांस्टेंट भी रहेगी। ठीक है, लो एल्टीट्यूड साइट्स में भी नहीं रहेगी, क्योंकि लो एल्टीट्यूड में क्या होगा, आपका प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो विंड कभी आपकी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो द राइट आंसर इसका क्या होगा बेटा, ऑफशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग कंट्री मेट मोर देन 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। अभी मैंने पीछे बताया था आपको आइसलैंड, आइसलैंड में टोटल एनर्जी हमारी रीन्यूअल से जनरेट होती है, लेकिन ये कह रहा है मोर देन 40%, यानी ग्रेटर देन 40% जो एनर्जी हमारी रीन्यूअल रिसोर्सेज से होती है वो किस देश में होती है, तो बेटा वो है आपका डेनमार्क। डेनमार्क में, आइसलैंड में 100% और डेनमार्क में ग्रेटर देन 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कंसंट्रेटेड सोलर पावर, कंसंट्रेटेड सोलर पावर। कंसंट्रेटेड सोलर पावर का मतलब क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारी सन रेज है उनको कंसंट्रेट करना। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो देखिएगा। वो कह रहा है लेंसेज का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही, लेंस का यूज़ करते हैं सन रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करने के लिए। मिरर्स का यूज़ भी करते हैं और ट्रैकिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम में मोटर के थ्रू, सर्वो मोटर के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी सन की डायरेक्शन चेंज होती है तो पैनल की डायरेक्शन भी हमारी चेंज होती है, जिससे पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कंसंट्रेशन मिल सके। तो इसके लिए हम सारी चीज़ें यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द कोर ऑफ प्लैनेट एंड इट्स सरफेस इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं बेटा, जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है हमारा बिटवीन कोर ऑफ प्लैनेट एंड इट्स सरफेस, सरफेस के और कोर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू। जो बायोमास होता है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, वो कन्वर्ट होता है आपका मीथेन गैस में। मैंने बताया था जो बायोमास का मेन कंस्टिट्यूट होता है वो क्या होता है, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी एजेंसी है IRENA, IRENA का मतलब होता है इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन। तो इसकी स्थापना बेटा कब हुई थी, ये हुई थी 2009 में, तो ध्यान रखिएगा इसको, ये हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट टू कंप्लीट ए सरकम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड का सरकम नेविगेशन करने वाला जो पहला सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट था वो कौन सा था, वो था बेटा सोलर इम्पल्स 4। तो इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बायोमास एंड बायोफ्यूल्स, देयर कंट्रीब्यूशन in reduction in carbon dioxide emission is limited, both emit large amount of air pollution when burned, they consume large amount of water। ठीक है, तो बायोमास और बायोफ्यूल्स में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज लिमिटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में इनका जो रोल होता है वो लिमिटेड होता है। दोनों लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, इमिट करते हैं जब उनको जलाया जाता है, और दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर भी कंज्यूम करते हैं। तो इसके तीनों ही आंसर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स व्हेन दे आर। तो मैंने पहले ही बताया था कि 3 तरह के आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जब उनको हम बर्न करते हैं, जब हम उनको बर्न करते हैं तब हमारी वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल व्हेन दे आर पम्प्ड, कोल्ड, बर्न और प्रेशराइज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बर्न। जब बर्न करते हैं तो एनर्जी हमारी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑयल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन दे बर्न। तो सबको पता है ऑयल कैसी है आपकी, ऑयल कैसा है आपका, फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल को जब आप बर्न करते हो तो वो क्या करते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के और कार्बन के ऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा यूज करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ब्लेड्स इन विंड टर्बाइन आर कनेक्टेड टू।
देखिएगा जो हमारी ये टावर टाइप होता है एक बेटा, ये टावर टाइप होता है, ये हमारे ब्लेड होते हैं टरबाइन के, लाइक दैट, ये हमारे टरबाइन के ब्लेड होते हैं। तो ये ब्लेड जिससे कनेक्ट होते हैं, जिस चीज़ से ये ब्लेड कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं नैसेल, उसको बोलते हैं नैसेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नैसेल। ये नैसेल कहलाता है, नैसेल। ठीक है, इसमें और भी कंपोनेंट जो जनरेटिंग कंपोनेंट होते हैं, और भी कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द प्रोडक्शन ऑफ वेव एनर्जी विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। वेव जो होती हैं हमारी, तो कौन सी एनर्जी हमारी फॉर्म होती है? ठीक है, कौन सी एनर्जी यूज होती है वेव को प्रोड्यूस करने के लिए? तो आपको पता है यार, वेव प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो कौन सी होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, सीधी सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी वेव की किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइडल बैराज इज ए बैरियर बिल्ड ओवर ए। जो हमारा टाइड्स जहाँ उठते हैं वहाँ पर हम बैराज बनाते हैं। तो बैराज किसकी तरह काम करता है? एक बैरियर की तरह। तो वो बैरियर कहाँ बनाया जाता है? वो बनाया जाता है बेटा रिवर बेड पर नहीं बनाया जाता है, रिवर के एंड पर नहीं बनाया जाता है, रिवर के स्टार्टिंग पर नहीं बनाया जाता है। वो बनाया जाता है आपका रिवर की एस्चुरी पर। ठीक है, जहाँ रिवर की एस्चुरी होती है वहाँ पर हम टाइडल बैराज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू पोटेंशियल। बिल्कुल गलत है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड काइनेटिक एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने बताया था आपको, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो राइट ऑप्शन देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू पोटेंशियल, ये तो गलत है। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करते हैं। बच्चे एकदम इसको ट्रू कर देंगे कि सोलर पैनल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक्चुअली सोलर पैनल क्या करते हैं? आपकी जो हीट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देन दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी ड्यूरिंग सनलाइट वेयर द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरीज। जो बैटरी हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जो बैटरी हम यूज करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जो बैटरी हम यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? बेटा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकल कैडमियम बैटरी हम यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? निकल कैडमियम, NiCd, निकल कैडमियम बैटरी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर देयर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था फॉसिल फ्यूल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? फिर रिवाइज आपको करा रहा हूँ। पहला होता है आपका कोल, दूसरा बेटा क्या होता है? ऑयल, और तीसरा क्या होता है? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मैनी premature deaths annually linked to air pollution causing by burning of fossil fuels। ठीक है, कितनी प्री मैच्योर का मतलब होता है बेटा कि अपने टाइम से पहले ही डेथ हो जाती हैं। एनुअली, एक साल में कितनी डेथ होती हैं? किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। और एयर पोल्यूशन किसकी वजह से? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये होती है 7 मिलियन। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग 7 मिलियन हमारी जो होती है ना, हमेशा एक साल में एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। और वो एयर पोल्यूशन किससे होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये डेटा याद रखिएगा, 7 मिलियंस। नेक्स्ट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड। इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट किसकी वजह से होता है? क्या बायोमास की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। फॉसिल फ्यूल की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। विंड की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट किसकी वजह से होता है? सन की वजह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, SI यूनिट फॉर एनर्जी। एनर्जी की बेटा यूनिट क्या होती है? तो एनर्जी आपको पता है, एनर्जी इज इक्वल टू होती है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है आपकी? वाट। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, MKS में, MKS में। और 1 वाट सेकंड किसके बराबर होता है? जूल के। किसके बराबर होता है? जूल के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ट्रैप्ड हीट इनसाइड द अर्थ इज नोन एज, मैंने पहले ही बताया, ये हमारा जैसे बेटा अर्थ होता है, ये अर्थ के ऊपर हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा सरफेस होता है, तो इसके अंदर जो भी हीट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। और इसी हीट का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फॉर कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, ठीक है ना, तो कौन सा यूज करते हैं बेटा, देखिएगा जो हम फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन एक प्रोसेस होती है, एक होती है फ्यूजन और एक होती है फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है, हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको, फ्यूजन को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन और फ्यूजन को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। तो विखंडन में क्या होता है, जो भी हमारा एक न्यूक्लियस होता है वो हमारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है जब हम न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे वो ये रिएक्शन चलती रहती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में फ्यूजन और फिजन। तो उसको जो रिएक्शन है उसको अगर हमें मंद करना है, ठीक है ना, अगर हमें उसे कंट्रोल करना है तो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो इसमें बेटा हम यूज़ करते हैं बोरॉन। क्या यूज़ करते हैं, बोरॉन। द टोटल पावर ऑफ ए विंड स्ट्रीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिएगा जो विंड की पावर होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर, स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी पर, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर, या क्यूब ऑफ वेलोसिटी पर। तो जो हमारी विंड की पावर होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिएगा, द बायोगैसिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑल्सो रिफर्ड एज, तो बायोगैसिफिकेशन की जो एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, एरोबिक कंबशन, एनाएरोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन, या जियोथर्मल गैसिफिकेशन। तो क्या बोलते हैं इसको, बायोगैसिफिकेशन को, तो बायोगैसिफिकेशन को बेटा क्या बोलते हैं हम, ये कहलाता है आपका जियोथर्मल गैसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड बॉन्ड इन द सोलर सेल, सोलर सेल के अंदर कौन सा बॉन्ड हम यूज करते हैं, कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन लाइक, आयोनिक, या मेटेलिक। ठीक है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं, आयोनिक बॉन्ड। फिल फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज, तो फिल फैक्टर को हम और क्या बोलते हैं, फिल फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट फैक्टर, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन फैक्टर, या एफिशिएंसी। तो फिल फैक्टर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है। तो बेटा नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, वाटर, बिल्ड लाइफ, ये तो सब कैसे हैं आपके, रिन्यूएबल है। कोल कैसा होता है हमारा, कोल इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, सोलर तो रिन्यूएबल है, हाइड्रो भी रिन्यूएबल है आपका, जियोथर्मल भी रिन्यूएबल है, बायोमास बेटा गलती करते हैं स्टूडेंट अक्सर, बायोमास को रिन्यूएबल लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, बायोमास कैसा होता है आपका, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है। ठीक है, चलिएगा, आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो देखिएगा कोल है, कोल आपका, कोल ऑप्शन आते ही आप कर सकते हो, ये क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोवोल्टाइक एनर्जी इज कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट देखिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आर द टाइप्स ऑफ, देखिएगा जो विंड टरबाइन होती हैं उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो ये किससे रिलेटेड है, विंड मिल, जो विंड मिल होती हैं उनसे रिलेटेड होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ आइडियल पावर जनरेशन, कि कौन सा इनमें से आपका एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता है, इंटरफेरेंस विथ स्वैम्पिंग एंड माइग्रेशन ऑफ फिश, इसका तो पड़ता है इम्पैक्ट इफेक्ट, पोल्यूशन एंड डेथ हजार्ड्स इन द एस्चुरी ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ फ्लो ऑफ पोल्यूटेड वाटर इन द सी, इसका भी होता है, नेविगेशनल हजार्ड, इस पर भी फर्क पड़ता है। तो इसका बेटर राइट आंसर होगा नन ऑफ एबव,
कि कोई सा भी इज़ नॉट कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े करो, इज़ नॉट द एडवर्स, ये सारे तीनों के तीनों क्या हैं आपके एडवर्स इफेक्ट हैं। वो कह रहा है नॉट एन एडवर्स इफेक्ट, तो इसमें से कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो ना पड़ता हो। तो इसका राइट आंसर हो गया नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टीम रिफॉर्मिंग इज करंटली द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोल, बायोमास, हाइड्रोजन और नेचुरल गैस। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। स्टीम रिफॉर्मिंग से क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन बनाते हैं, जो आपका लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड होता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कई मेथड होते हैं, लेकिन सबसे जो लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड होता है वो होता है स्टीम रिफॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स। फ्यूल सेल में क्या क्या बर्न होता है, फ्यूल सेल की अगर बात करें तो हीलियम नहीं बर्न करते हैं, नाइट्रोजन नहीं बर्न करते हैं, क्या बर्न करते हैं फ्यूल सेल के अंदर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है फ्यूल सेल के अंदर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। तो फ्यूल सेल्स कुछ नहीं होता है यार, फ्यूल सेल्स आपके हाइड्रोजन बैटरी होती है जिनमें हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के अंदर एवरेज डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो कितनी होती है सन से अर्थ की, ये मान लिया अर्थ है आपकी और ये मान लिया आपका सन है। तो सन और अर्थ के बीच जो आपकी एवरेज डिस्टेंस है बेटा वो होती है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑफ द विजिबल लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड हैज़ द मिनिमम वेवलेंथ। यानी इनमें से कौन कौन सी विजिबल लाइट हैं जिनकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी और मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो आपने एक बेटा पढ़ा होगा कोड जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। इधर अगर हम चलते हैं तो वेवलेंथ हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। ये लैम्डा क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी आपकी, रेड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, वायलेट की होगी। तो कह रहा है हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज रेड एंड वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, डेटा टाइप क्वेश्चन है। 4 × 10⁻⁷ टू 8 × 10⁻⁷ मीटर इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो बायोमास एनर्जी, मैंने पहले ही बताया था बायोमास आपका रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं होता, क्योंकि इसमें बेटा काऊ का डंग वगैरह यूज़ करते हैं और वेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो काऊ का डंग और वेस्ट वगैरह क्या होते हैं, ये साइक्लिक नहीं होते हैं, कुछ टाइम के बाद ख़त्म भी हो सकते हैं। सोलर एनर्जी रीन्यूएबल होता है, हाइड्रो पावर आपका रीन्यूएबल होता है, जियोथर्मल आपका रीन्यूएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है, फ्यूल सेल्स, विंड पावर, वेव पावर या कोल। नॉन रीन्यूएबल की बात कर रहा है, देखिएगा धोखा लग जाता है इसमें कभी कभी, ध्यान से पढ़े करो। नॉन रीन्यूएबल तो फ्यूल सेल्स रीन्यूएबल हो गया, विंड पावर रीन्यूएबल हो गया, वेव पावर आपकी जो टाइडल वेव होती है रीन्यूएबल हो गया, कोल इज नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोटोवोल्टाइक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू। तो मैंने बताया था जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कन्वर्ट करता है, किस में करता है, केमिकल एनर्जी में। तब बैटरी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कौन सी बैटरी यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टाइडल पावर। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है, इसका आंसर क्या था, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट देखिएगा, ए फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स। फ्यूल सेल में क्या बर्न करते हैं, हाइड्रोजन बर्न करते हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा रिपीट हो सकते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की क्या होती है बेटा, इसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सॉलिड कोल इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड कोल को लिक्विड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है वो कैसा होता है हमारा बेटा? स्मेली येलो होता है, ध्यान रखिएगा, स्मेली येलो टू ब्लैक लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटीयू, बीटीयू का क्या फुल फॉर्म होता है बेटा? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू, बीटीयू को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और ये क्या इंडिकेट करती है? हीट कंटेंट, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करती है, किसको मेजर करती है? हीट कंटेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है? तो पेट्रोल मैंने बताया था यानी ऑयल, कोल बताया था, नेचुरल गैस बताया था, सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल क्या नहीं है आपका? विंड एनर्जी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विंड एनर्जी इज नॉट द फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिएक्शन इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन सन, कौन सी रिएक्शन है जो कंटिन्यूसली सन पर होती रहती है? तो बेटे उसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेटिक फ्यूजन, नहीं, थर्मोस्टेटिक फ्यूजन, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन या थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, जो मून पर आपकी सन पर जो होती रहती है, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच एनर्जी फ्रॉम सन रीचेस टू अर्थ सरफेस, सन से अर्थ पर कितनी एनर्जी हमारी रीच करती है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेटा टाइप क्वेश्चन है। 1.7 इंटू 10⁻17 जूल पर सेकेंड एनर्जी रीचेज फ्रॉम द सन टू अर्थ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सन एनर्जी कितनी रेडिएट करता है, तो सन टोटल एनर्जी जो रेडिएट करता है, टोटल एनर्जी जो रेडिएट करता है वो करता है 3.8 इंटू 10⁻24 जूल पर सेकेंड। लेकिन ये सारी की सारी जितनी रेडिएट करता है, ये सारी की सारी अर्थ पर नहीं पहुंच पाती है। अर्थ पर कितनी पहुंचती है आपकी? 1.7 इंटू 10⁻17 जूल पर सेकेंड। तो डोंट बी कंफ्यूज, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट करता है सन? तो वो करता है 3.8 इंटू 10⁻24 जूल पर सेकेंड। लेकिन रीच कितनी करती है अर्थ पर? वो करती है 1.7 इंटू 10⁻17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, ये होती है 1.353 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली ऑफ एनर्जी स्ट्राइकिंग द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ रीचेज इट सरफेस, कितनी एनर्जी जो स्ट्राइक करती है आउटर एटमॉस्फेयर पर? सन से जो एनर्जी आ रही है, ये बेटा सन है आपका, अगर मैं बात करूं ये आपका सन है, सन से क्या हो रही है? एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है, ये एटमॉस्फेयर का आपका पार्ट है और ये आपकी अर्थ है। तो यहाँ से एटमॉस्फेयर पर तो पूरी आपकी एनर्जी आ रही है, लेकिन यहाँ से कितना परसेंट आपका जा रहा है? 47%। अभी मैंने बताया था टोटल एनर्जी कितनी? 3.8 इंटू 10⁻24 कितनी आ रही है? 1.7 इंटू 10⁻, कितनी होगी आपकी? 17, ठीक है, तो 47% ही केवल अर्थ पर पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कोल रिजर्वायर्स आर एस्टिमेटेड टू लास्ट फॉर अनदर ईयर्स, कितने साल के बाद जितने भी आपके कोल रिजर्वायर्स हो जाए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 250 साल तक अगर ऐसे ही यूज हम करते रहें तो जो हमारे कोल रिजर्वायर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट या पूरे वर्ल्ड में जो जोर दिया जा रहा है वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वन थिंग दैट इज़ कॉमन टू ऑल फॉसिल फ्यूल्स, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सारे फॉसिल फ्यूल में क्या होती है? कॉमन होती है। तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं जब उनको हम बर्न करते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन, उनमें कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर पहला हो जाएगा कि सब में क्या होती है? आपकी कार्बन कंटेंट होती है। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? बार बार आ रहा, हाइड्रोजन बैटरी होती है जिसमें हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बेटा दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं आपके? फ्यूल सेल्स बैटरी, हाइड्रोजन बैटरी होती है जिसमें हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं और वो हाइड्रोजन बर्न होने के बाद क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो बेटा ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो दीज आर द क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल टू मॉडरेट लेवल, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू टेक द क्वेश्चंस दैट विल बी फ्रॉम स्ट्रोंगर लेवल एंड मॉडरेट लेवल, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और बेटा थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं देख रहा था चैनल पर अबव 50% स्टूडेंट्स दे आर वाचिंग द वीडियो बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल, ठीक है बेटा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसमें आपका ही लॉस है। 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आई विल ट्राई फॉर ऑल द सब्जेक्ट टू मेक द प्रॉपर वीडियोज़, ठीक है। एंड आई विल कवर all the subjects, whether it is digital control system, it is power system monitoring control, ठीक है। it is EHV AC and HVDC, EHV AC and HVDC already been covered, ठीक है। एंड रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की इसके बाद वीडियो आएगी एक और, ठीक है, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द पावर सिस्टम एंड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। तो दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कैरिंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स, ठीक है। तो मैं बेटा ट्राई कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करूँ जिससे कि 8 तारीख को होने वाले एग्जाम में आप लोग अच्छा कर सको, ठीक है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। और बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।